सो लेक्चर 23 पार्ट सी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी है कि अगर चार्ज मौजूद होगा तो आपका इसका सीधा सा मतलब है कि कैपेसिटेंस भी होगा। तो अब यहाँ पे चार्ज मौजूद है जंक्शन डायोड के अंदर, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, तो इसकी मतलब है कि आपका यहाँ पे कैपेसिटेंस भी मौजूद होगा, जिसको हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोलते हैं, CD। ओके, इसको हमने पहले नहीं पढ़ा है, CJ तो हमने पढ़ा है। तो फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन होता ही है। तो ये एक चीज़ ये बता रहा है कि ये केवल और केवल आपका फॉरवर्ड बायस में आएगा। और ओके, तो डिटेल में पढ़ते हैं इसको। और क्या है, द डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस कंसीडर्ड प्रीवियसली अकाउंट्स फॉर द मोस्ट ऑफ द जंक्शन कैपेसिटेंस व्हेन द जंक्शन इज रिवर्स बायस। तो हमने जो CJ पढ़ा था या CD उसको बोले तो डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस जिसको बोला है, वो आपका केवल और केवल कहाँ पे आपको मिलता है, जब आपका जंक्शन रिवर्स बायस होता है। अब ये जो है CD, ये आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है, इसको CJ ही मानते हैं। डिप्लीशन वाला कैपेसिटेंस जो CJ था, ओके, इसको CJ ही मान लेते हैं। तो ये जो CD आपका मिल रहा है, ये आपको कब मिलेगा, जब आपका फॉरवर्ड बायस होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर रखेंगे कौन सा कब किस चीज़ के लिए, कौन सा फॉरवर्ड बायस के लिए और कौन सा रिवर्स बायस के लिए। नेक्स्ट क्या आता है, व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस देयर इज एन एडिशनल सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द जंक्शन कैपेसिटेंसेस फ्रॉम द रीअरेंजमेंट ऑफ द स्टोर्ड चार्जेस। तो जो स्टोर्ड चार्जेस थे उनके रीअरेंजमेंट की वजह से आपको एक एडिशनल कैपेसिटेंस मिलेगा, जिसको हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोलेंगे। और किसके एडिशन में मिलेगा, मतलब जो आपको ऑलरेडी मिल रहा था वो था जंक्शन कैपेसिटेंस ये। तो ये आपको ऑलरेडी मिल रहा था और अब आपको अलग से क्या मिलेगा, अलग से आपको मिलेगा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जब आपने फॉरवर्ड बायस किया। क्योंकि स्टोर्ड जो चार्जेस हैं जो हमने अभी पिछले लेक्चर के लास्ट में 23B में निकाले डेरिवेशन से, तो उनके रीअरेंजमेंट की वजह से कहाँ पे, इन द न्यूट्रल रीजन। तो न्यूट्रल रीजन में स्टोर्ड चार्जेस के रीअरेंजमेंट की वजह से आपको एक एडिशनल कैपेसिटेंस मिलेगा, जिसका नाम है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, जो केवल फॉरवर्ड बायस में मिलता है। दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो ये यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि फॉर फॉरवर्ड बायस एडिशनल कैपेसिटेंस इज द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ये फॉरवर्ड बायस के लिए एक एडिशनल कैपेसिटेंस की तरह काम करता है। आगे अब यहाँ पे ये तो सबको पता है कि एरिया जब की बात आती है तो A आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है पीएन जंक्शन का। तो CD क्या हो गया, A इंटू dQ/dV। नॉर्मली C क्या होता है, QIV, ठीक है, या फिर Q इजकल टू CV। तो यही से हमने निकाला है कि C इजकल टू, इसमें एरिया भी मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये जो C/A हम एक्चुअल में ले रहे थे, तो ये C नहीं है, इसको बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये C डैश है, ये C है, C डैश अपॉन A, और ये DQ/dV, dV। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हम करेंगे, इसी में कुछ चीज़ें अलग से डालेंगे। DQ को हम DQP मान रहे हैं पहले और इसको VA मान रहे हैं। देखो यही चीज़ हमने यहाँ पे एग्जैक्ट करी है, सेम। ये CD जो हम कर रहे हैं इस जगह पे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ये सेम कर रहे हैं। CD इजकल टू A इंटू DQP/dV है। अब यहाँ पे QP जो हमने सॉल्व किया इक्वेशन उसको लगा देंगे। तो QP इज आपका पूरा Q LP PN0 e ये समथिंग। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e में ये VT है, विद रिस्पेक्ट टू VA करना है, ये VA के रेस्पेक्ट में। तो इस VA का क्या है कोफिशिएंट 1/VT, तो ये 1/VT आपका बाहर आ जाएगा। बाकी पूरा स्टेटमेंट जो पहले था सेम रहेगा। और इसको और सॉल्व कर लेंगे, 1/VT बाहर आ गया तो इसको इसके नीचे ले लेंगे ये, ठीक है। तो ये AQ आपका अलग आ जाएगा, एरिया इंटू चार्ज, फिर LP अलग, PN0 अलग अपॉन VT e/VA/VT। तो ये आपका आ गया। और यहाँ जो -1 हुआ करता था ये वाला, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो ये -1 आपका जाके 0 हो गया। तो इसको हमें नहीं लेना है। तो कहाँ से हमने शुरू किया था वो हमने देखा, C इजकल टू QV से शुरू किया था, Q इजकल टू CV होता है, और C इजकल टू C डैश अपॉन A माना है। ओके, एक्चुअल कैपेसिटेंस ये जिसकी यूनिट फैरेड है, और ये आपका C/A है, C डैश बाई A। ओके, तो C डैश बाई A किसके इक्वल है, ये, और C डैश किसके इक्वल हो गया, C डैश इजकल टू A इंटू DQP/dVA। तो इस QP की वैल्यू रखेंगे हम, और जो हमने फार्मूला निकाला उसको फिर VA के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। जो सॉल्व हो क्या आएगा, वो आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ये आया। ओके, जो सॉल्व हो गया डिफ्यूजन कैपेसिटेंस वो ये आया। तो यहाँ देखते हैं V में एड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द P रीजन। अब हम स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन भी जोड़ देते हैं। ये अभी हमने क्या देखा था, स्टोर्ड होल्स का कंट्रीब्यूशन देखा था N रीजन में। तो ये हो गया। अब इसको अलग से जोड़ देंगे, ये आपका AQ ln NP0/VT, और ये तो कॉमन रहेगा दोनों में। मतलब क्या है, हमने एक चीज़ के लिए निकाला और इसी के मिलता जुलता आपका आंसर आएगा उसका, ठीक है। अगर हम उसके लिए निकालेंगे स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो AQ/VT तो आएगा ही आएगा, e/V/VT भी आएगा। अलग क्या हो जाएगा, ये ln हो जाएगा और ये आपका NP0 हो जाएगा। तो ये चीज़ अलग आ जाएगी। तो बाकी सब चीज़ कॉमन है, केवल ये चीज़ देखो, यही चीज़, ये ln और NP0 और ये LP और PN0, तो ये अंदर आया दोनों का सम, और बाकी सारी चीज़ें कॉमन है वो बाहर हो गई। ये आपका एक्चुअल में डेरिवेशन आया डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का टोटल।
तो ये कब मिलता है, फॉरवर्ड बायस में मिलता है। ओके, फॉर अगर देखिए पी प्लस एन जंक्शन के लिए, तो पी प्लस एन जंक्शन के लिए क्या हो गया, ये होल आपका ज़्यादा हो गया, पी एच डॉट ग्रेटर देन हो गया एन पी नॉट से। तो जब ये इससे ज़्यादा हो गया, ओके, ये पी एन नॉट ग्रेटर देन एन पी नॉट से ज़्यादा हो गया, तो ये वाला टर्म आप एन पी नॉट वाला ये हटा दो, ठीक है, ये नेगलेक्ट कर दो पी प्लस एन जंक्शन के लिए। तो आंसर में क्या क्या मिलेगा आपको, केवल एल पी मिलेगा और आपको पी एन नॉट मिलेगा, ठीक है, हियर पी एन नॉट ओनली प्रेजेंट। तो ये चीज़ हो गई। इसी तरीके से हम एक इस तरीके से भी मान सकते हैं कि ये पी प्लस एन जंक्शन माना, हम मान सकते हैं एन प्लस पी या पी एन प्लस जंक्शन। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन बचेगा और एन पी नॉट बचेगा, और फिर यहाँ पे ए क्यू और नीचे वी टी और ई रेज टू वी ए बाई वी टी। तो ये फॉर्मूला तुरंत इसका लिख दिया पी एन प्लस जंक्शन का। ओके, आगे देखते हैं। ऑल्सो डायोड करंट आपकी क्या होती है, डायोड करंट इज टोटल ऑफ जे पी प्लस जे पी एक्स एन, जे इज इक्वल टू जे पी एक्स एन प्लस जे एन माइनस एक्स पी। अब ये माइनस एक्स पी वाला हमने जीरो के इक्वल लिख लिया, क्योंकि हमने पी प्लस एन जंक्शन लिया है, जिसको हमने शुरू में ही बोला था कि हम एक ही तरह के जंक्शन को लेंगे। तो वहाँ पे आपकी टोटल करंट होगी लगभग वो जे पी वाली करंट के इक्वल ही हो जाएगी, जो कि जे पी एक्स एन होता है। तो जे पी एक्स एन ओनली, ओके, और इसकी वजह से आई डी क्या हो जाएगा, आई डी एक्स एन या फिर आई पी इसको कर दिया, क्योंकि पी प्लस जंक्शन है, पी प्लस एन जंक्शन है, तो होल्स की वजह से है, तो आई पी एक्स एन ओनली। तो करंट आपकी ये होगी, करंट डेंसिटी केवल ये होगी, और करंट आपकी ये होगी डायोड करंट। हम ये जानते हैं कि क्यू पी किसके इक्वल होता है, टाउ पी जे पी एक्स एन के इक्वल होता है। उसमें केवल दो चीज़ें बचती थी, टाउ पी और जे पी एक्स एन। तो ये क्या हो जाएगा, टाउ पी और आई पी। अगर हम इससे आई निकालना चाहें तो ये जे पी एक्स एन क्या होगा, जे इज आई बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा, जे पी एक्स एन इज आई पी एक्स एन हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे करी है। इससे क्यू पी हमारा क्या निकल जाएगा, इसमें देखो क्यू पी में क्या है आपका, ये तो अलग है ही, टाउ पी तो अलग है ही, उसके संग जे पी एक्स एन है, जो कि हमने कैसे लिख लिया, ये आई पी। तो ये हम अलग कर देंगे, टाउ पी अपन ए को एक साथ कर लेंगे और इसको आई डी लिख देंगे। आई डी क्या हो गया, यही हो गया आई पी एक्स एन। ओके, ये हमने ऊपर देखा था, देखो ये इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये आई डी आई पी एक्स एन के इक्वल है, तो इसको वापस आई डी लिख लिया। तो क्यू पी क्या आ गया, टाउ पी अपॉन ए और इंटू आई डी, ये पूरा क्यू पी का फॉर्मूला अगेन आ गया। अब इसको फिर उसी चीज़ को करेंगे, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को निकालने का दूसरा तरीका। सो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कैन ऑल्सो भी रिटन एज सी डी इक्वल टू ए इंटू डी क्यू पी अपॉन डी वी ए। तो ए पहले से था, नीचे एक बाहर आ गया तो कट जाएगा, तो केवल बाहर बचेगा टाउ पी, ये टाउ पी केवल बचा बाहर। और इस डी आई डी अपॉन डी वी ए का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, बट आई बाई वी क्या होता है आपका जी, कंडक्टेंस। तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपने जी डी निकाला था जब, तो आपने जब आप आई डी को सॉल्व कर रहे थे डिफ्यूजन रेजिस्टेंस को, तो आपने जी डी डिफ्यूजन कंडक्टेंस निकाला था, तो ये उसी के इक्वल है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ये दो स्टार मैंने इसी लगाए कि सी डी इज इक्वल टू डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू आपका टाउ पी इंटू आपका डिफ्यूजन कंडक्टेंस, या फिर टाउ पी अपॉन आपका ये डिफ्यूजन रेजिस्टेंस। तो सी डी का फॉर्मूला अलग अलग फॉर्मूला ये हो गया, या फिर सी डी इज टाउ पी आई डी अपॉन ईटा वी टी, क्योंकि आर डी किसके इक्वल है, ईटा और वी टी बाई आई डी के इक्वल है। ये भी फॉर्मूला हमने निकाला था। तो सारे फॉर्मूले एक दूसरे को ही हेल्प कर रहे हैं और न्यू फॉर्मूलेज बनाने के लिए। तो ये सी डी का हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ वी कंक्लूड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देन अगर हम स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन भी जोड़ देंगे तो उसी फॉर्मूले में केवल टाउ पी के साथ अब आप क्या लगा दो, इसमें टाउ एन भी जोड़, तो ये टाउ एन प्लस टाउ पी हो जाएगा। सी डी इज टाउ एन प्लस टाउ पी इंटू आई डी अपॉन ईटा वी टी। और एक्चुअल में अगर बोले तो ये एक्यूरेटली करेक्ट नहीं है, तो ये गलत है, ये एक्यूरेटली करेक्ट नहीं है। लगभग माना जा सकता है, बट ऐसा नहीं कि फॉर्मूला सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि इधर केवल ये टाउ पी था और इस टाउ पी में ये जो टाउ पी था इसमें आप केवल टाउ पी प्लस टाउ एन कर दो तो आपका फॉर्मूला सही हो जाएगा, तो ऐसा है नहीं, ठीक है। ये तो सही है अपने आप में, जिसमें केवल ये टाउ पी है, ये इसके होल्स की वजह से है, ये तो ठीक है। बट इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स भी जोड़ेंगे तो उसको इस तरीके से करेंगे, टाउ पी डी आई पी अपॉन डी वी ए प्लस टाउ एन डी आई एन अपॉन डी वी ए। इसको अलग अलग करेंगे दोनों टर्म्स को, बीच में प्लस, ये दो अलग टर्म्स हैं। तो इफ़ वी इंक्लूड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड करें तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा। मतलब फिर आपको ये आई एन और आई पी, ये जो आई एन और आई पी है इनका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पूरा डी वी ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है, डी अपॉन डी वी ए के, और उसमें टाउ पी और टाउ एन मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये आपका है, ये आपका टाउ पी, इसका ये टाउ एन। तो ये चीज़ हो गई आपकी। नेक्स्ट आते हैं कि अंडर रिवर्स बायस कंडीशन वी ए तो आपका होता है लेस देन जीरो, तो वहाँ पे जब वी ए लेस देन जीरो हो गया तो फिर क्या है कि इसका सिग्निफिकेंस नहीं बचा, तो वहाँ पे सी डी आपका जीरो के इक्वल हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, लेस हो जाता है एक्चुअल में, या नेग्लिजिबल बोलो और जीरो के इक्वल मान लेते हैं। इसी वजह से आपका क्या है कि इसको केवल सी डी को आप कब मानते हो, फॉरवर्ड बायस के अंदर इसको मानते हो, वहाँ पे रिवर्स बायस में कोई भी सी डी मौजूद नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट की अगर बात करें तो
तो ये लगभग लास्ट ही पॉइंट है इस लेक्चर का, इसका लेक्चर 24 है। तो स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट डायोड की अगर बात करें तो आपका एक डायोड है नॉर्मल, ये एनोड कैथोड। ये कैसे आपका बनता है, इसके बन जाता है इक्विवेलेंट, उसमें एक CD मौजूद होगा, ये डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है, एक जंक्शन कैपेसिटेंस मौजूद होगा, एक आपका RD आपका जो ये डिफ्यूजन रेजिस्टेंस ये मौजूद होगा, एक आपका RS अलग से मौजूद है। अब ये RS कहाँ से आया ये समझना ज़रूरी है। ओके, RS का क्या मतलब है, ये आपका क्या है, ये सारे तो ये जैसे ये है आपका पूरा, ये N है, ये P है, ये आपका एक डायोड है, तो ये बीच में इसका जंक्शन डिप्लीशन रीजन बन गया। तो ये डिप्लीशन रीजन के अंदर ही आपका RD है, CD है, CJ है, ये तीनों इसी के अंदर है। बट एक्चुअल में क्या है कि जो न्यूट्रल बल्क रीजन्स है, इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल और बल्क रीजन्स। तो ये न्यूट्रल बल्क रीजन्स के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस मौजूद होता है, तो इन्हीं का एक साथ में जोड़ के जो रेजिस्टेंस बनाते हैं उसी को ही हम RS बोलते हैं। तो ये RS कहाँ से आया, न्यूट्रल बल्क रीजन के अंदर से आपका आया है। ये आपका कुछ इस तरीके से होता है, ये देखो ये एनोड है और ये कैथोड है, तो इनको एक साथ करेंगे तो ये आपका V अप्लाइड जो टोटल हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो पूरे डायोड के क्रॉस करेंगे, बट VA जो होगा वो केवल इस जंक्शन के क्रॉस डिप्लीशन रीजन के क्रॉस आपका बनेगा, ये VA। और इसमें क्या हो जाएगा, ये तो VA वोल्टेज है और ये अलग वोल्टेज है, ये मान लो इसको VS बोल सकते हैं, इसके अक्रॉस इस RS के क्रॉस, तो वो I इंटू RS हो जाएगा, जिसमें I करंट फ्लो हो रही है उस RS में मल्टीप्लाई होकर ये आपको VS दे देगा। तो टोटल वोल्टेज इन दोनों का सम है एक्चुअल में, तो V अप्लाइड इज VA प्लस I इंटू RS, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे बता दिया गया कि कौन सी चीज़ क्या क्या है। ID आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस है, ओके, CD डिफ्यूजन रेजिस्टेंस है, ये डायनेमिक या डिफ्यूजन दोनों बोल सकते हैं इसको, और CJ आपका CJ और CT जिसको बोलते हैं तो जंक्शन या फिर आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है। और आपका RS जो हमने जोड़ा, जो मैंने डिटेल में बताया कि RS क्या है, तो वो यही है, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्क P एंड N रीजन। तो रेजिस्टेंस किसका, बल्क P और N न्यूट्रल रीजन्स का जो रेजिस्टेंस है वो आपका स्मॉल RS है, वेरी स्मॉल वैल्यू का होता है, तो इसलिए जनरली इसको हम इग्नोर ही करके रखते हैं। तो नॉर्मली हम इसको मानते नहीं है, बट टेक्निकली बोला जाए तो डिटेल में आपका RS भी आना चाहिए जब आप स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं डायोड का। ये हो गया। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे ट्रांजिएंट बिहेवियर या टर्न ऑफ ट्रांजिएंट, इसमें ये सब कुछ तो ये देखेंगे लेक्चर 24 में।